हेलो इंजीनियर्स। आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, हम लोग आईएमईडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको 6 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आई होप कि आपने ये 6 लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको मैंने जो भी वहाँ पे चीज़ें समझाई हैं वो सभी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 7 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोऑपरेटिव कमिटीज़ के बारे में समझेंगे और साथ ही में प्राइवेट कमिटीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में मेनली कोऑपरेटिव कमेटी का जिक्र किया गया है। जो कोऑपरेटिव कमेटी होती है इसे हम लोग एज अ प्राइवेट के से थोड़ा बड़ा कमेटी मानते हैं, जिसमें पार्टनरशिप का भी आपको कंसेप्ट देखने को मिलता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव कमेटी की जो सरकारी तौर पर परिभाषा है, जो सरकारी तौर पर उनका अंदाज है, वो कुछ अलग है। तो वो मैं आपके साथ पहले साझा करता हूँ और फिर जो हमारी पब्लिक कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी कोऑपरेटिव कमिटीज़ होती हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। इन्हें हम लोग हिंदी में सहकारी समितियाँ भी कहते हैं। सहकारी समितियाँ वास्तव में एक ऐसे व्यक्तियों का संघ होता है जो अपने समान आर्थिक हितों के प्रबंधन के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव कंपनियां होती हैं वो हमारी एज अ पार्टनरशिप के तौर पर ही आती हैं। तो पार्टनरशिप तभी होगा जब कई सारे लोग अपनी स्वेच्छा से एक बिजनेस को चलाने के लिए निवेश करें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहकारी समितियों का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ना होकर सदस्यों की सेवा करना होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपको फर्म के जो उद्देश्य होते हैं, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था। तो किसी भी फर्म के 2 उद्देश्य होते हैं, एक स्वयं का लाभ कमाना और दूसरा अपना खुद का लाभ कमाना। तो उसी से आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी समिति एक समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का उन्नयन करना है। यहाँ पे आप इन दोनों ही परिभाषाओं को अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। बाकी ये जो परिभाषा है ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर कंपनियों के बारे में। तो इसमें उपभोक्ता सहकारी समितियां होती हैं, विपणन समितियां, उत्पादन सहकारी समितियां, सहकारी साख समितियां और सहकारी कृषि समितियां। ये कार्य के आधार पर इनका विभाजन किया गया है, तो आप इन्हें समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप इन सभी समितियों को लिख सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इन्हें मात्र आप रट करके जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बाकी इनके विस्तार में आपको समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आपके सिलेबस में इनके विस्तार में नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कि ऐसे कौन कौन से हमारे लक्षण होते हैं जिनसे हम पता करेंगे कि कोई जो संगठन है या फर्म है या कंपनी है वो हमारी कोऑपरेटिव कंपनी है या नहीं है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा बिंदु है कि स्वेच्छक संगठन होगा। अपने मन से लोग जुड़ रहे होंगे, उसमें जुड़े होंगे, जो एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो स्वेच्छा से जुड़ते हैं। दूसरा है मताधिकार का समान अधिकार होना। देखिए, जो हमारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसमें एक ही एमडी होता है, तो उसमें कोई अधिकार का कोई लेन देन नहीं है, इसी के पास सारे अधिकार होंगे। जो हमारी कोऑपरेटिव कंपनियां होती हैं या पार्टनरशिप के बिहाफ में कंपनियां होती हैं जिनमें 2 से लेकर 50 तक एमडी हो सकते हैं, इनमें सभी एमडीओं को समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन मैं बात करूं यदि पब्लिक कंपनी की, तो इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में सभी जितने भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होती हैं, यदि किसी के पास 1% का शेयर है तो उसको समान अधिकार तो नहीं दिया जा सकता है ना। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसके इंट्रो में मैंने शेयर के बारे में बताया था कुछ आपको, तो आप उससे रिलेट करके इस बात को समझ सकते हैं
मान लीजिए कि जो ट्विटर था, ट्विटर का जो शेयर था वो एलन मस्क के पास 15% था, या फिर मैं आपको रियल अगर न्यूज़ बताऊं तो 9.5% शेयर एलन मस्क के पास थे ट्विटर के। लेकिन वो एमडी होते हुए भी, उसके 9.5% के एमडी होते हुए भी उनके पास वो अधिकार नहीं थे कि ट्विटर में जो आज वो बदलाव कर रहे हैं वो उस समय कर पाते। इसलिए एलन मस्क ने क्या किया कि ट्विटर के 51% से अधिक शेयर को अपने पास किया, जिससे अब वो ट्विटर के नए एमडी बन गए हैं। तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा कोऑपरेटिव कंपनियां होती हैं उनमें मताधिकार जो होता है वो समान होता है, जबकि प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनमें जो अधिकार होता है वो शेयर के माध्यम से दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1% शेयर हैं कंपनी के, तो उसको केवल 1% का ही बोलने का अधिकार होगा कंपनी के विषय में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। लोकतंत्रात्मक प्रबंध इसमें होता है। साथ ही में चौथा बिंदु है कि सेवा का भाव हमारे कोऑपरेटिव कंपनीज में देखने को मिलता है, और अधिकार का बंटवारा जो होता है, आधिक्य का बंटवारा भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको नगद व्यापार करने की भी सुविधा मिल जाती है। ठीक है, और अगला हमारा मुख्य बिंदु है कि पारस्परिक सहायता द्वारा स्वयं की सहायता करना, मतलब कि लोगों के दिखावा के साथ साथ में खुद की भी अपनी भी हेल्प करना इसमें देखने को मिलता है। मध्यस्थों का उन्मूलन करना, पूंजी पर निवेश प्रतिफल तुरंत ही आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। इसमें आप देखिए जो भी पार्टनरशिप होते हैं वो लोग अपने रिटर्न्स को प्रॉपर रखते हैं ताकि मैंने जितना लगाया उसका रिटर्न मिले, तो फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा कोऑपरेटिव कंपनीज में। और स्वतः शासित संस्था, मतलब कि अपने मन से वो चलाई जाती है। तो ये जितने भी हमारे ये बिंदु हैं, ये सभी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये किसकी होती हैं, ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर कोऑपरेटिव कंपनियों की होती हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अगले बिंदु के बारे में, जिसमें एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव कंपनी। इसमें सबसे पहला तो हमारा एडवांटेज यही है कि स्थापना में आसानी होती है। जाहिर सी बात है, यदि 100 रुपये में कोई कंपनी खुल रही, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 10 व्यक्तियों ने मिलकर 10-10 रुपये लगाए, तो अब स्थापना करना आसान है। यदि किसी एक व्यक्ति से ही 100 रुपये मांगा जाए तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा मुख्य बिंदु है कि सामाजिक लाभ इससे होता है, जाहिर सी बात है। तीसरा बिंदु है कि सरकारी सहायता व संरक्षण भी इनको प्राप्त होता है। चौथा हमारा बिंदु है कि अधिक आर्थिक सुदृढ़ता जो होती है, मजबूती जो होती है, इनमें देखने को मिलती है। एक व्यक्ति यदि कोई कंपनी चला रहा है तो उसमें कम सुदृढ़ता आपको देखने को मिलेगी, मजबूती कम देखने को मिलेगी। यदि 5 से 10 व्यक्ति चला रहे हैं किसी कंपनी को, तो उसमें आपको ज़्यादा सुदृढ़ता देखने को मिलेगी, क्योंकि उनमें विचार भी अलग अलग होते हैं और किसी भी निर्णय को लेने के लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। कर संबंधी लाभ इनमें आपको देखने को मिलता है। खुली सदस्यता होती है, जिसका मन है आया, जिसका मन है चला गया, इस प्रकार से सदस्यता होती है। सीमित दायित्व होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जितने एमडी होंगे 2 से लेकर 50 में, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी इनमें देखने को मिलता है। नवा यहाँ पे बिंदु है कि इसका एडवांटेज क्या है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सस्ती तथा अच्छी वस्तुओं की उपलब्धता इनके माध्यम से कराई जा सकती है। मितव्ययी संचालन होता है, मिलकर के संचालन होता है, प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम करना इनका उद्देश्य होता है। तो ये सभी जो 11 मैंने बिंदु आपको बताए हैं, ये सभी जो होते हैं ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ़ायदे होते हैं। अब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसकी हानियाँ भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो चलिए अभी हानियों के बारे में बात कर लेते हैं, सहकारी समितियों के बारे में, या फिर कहूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव कंपनियों की हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। अकुशल प्रबंध इनका होता है, जाहिर सी बात है, 5 लोग 5 दिमाग वाली बात है। सरकारी हस्तक्षेप इनमें देखने को मिलता है। कंपनी हमारी है लेकिन सरकारी हस्तक्षेप भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तीसरा बिंदु है कि जनता में विश्वास की कमी होती है। किसी एक काम को 5 लोग मिलकर के कर रहे हैं
पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी बुद्धि, विवेक और समझता अलग अलग है। किसी एक काम को एक व्यक्ति कर रहा है, शायद कर ले, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जनता में विश्वास की कमी होगी। चौथा हमारा बिंदु है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें देखने को मिल जाता है। आप इसे अपने डेली लाइफ रूटीन से भी रिलेट कर सकते हैं। निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का अभाव होता है, बिल्कुल बात सही है। एक फर्म बना, 5 लोग इसमें काम कर रहे थे, उसमें 2 लोग जो हैं ये सिर्फ पैसा लगा दिए और अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं कर रहे हैं, तो निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का अभाव इसमें देखने को मिलता है। सीमित क्षेत्र होता है, 5 लोगों ने 10-10 रुपये लगा करके 50 रुपये की कंपनी खोली, लेकिन कोई इनमें से ये नहीं करेगा कि 20 रुपये अपनी तरफ से लगा दें, ऐसा कोई काम नहीं करेगा, 10 ही 10 सब लगाएंगे, तो सीमित क्षेत्र इनका हो जाता है। सीमित वित्तीय साधन इनका होता है, मैंने ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये इनकी हानियों में गिने जाते हैं। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी थी मैंने उसके बारे में आपको बताया, चलिए अभी मैं थोड़ा सा ब्लैंक उसमें बता देता हूँ। जो प्राइवेट कंपनियाँ थीं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो कोऑपरेटिव कंपनियां थीं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके से संचालित की जा सकती हैं। और जो पब्लिक हमारी कंपनियां होती हैं इनके बारे में आपको ज़्यादा विशेष कोई जानकारी नहीं जुटानी है। इसमें आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि इनमें मिनिमम 7 से लेकर के मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इतने एमडी हो सकते हैं, इनके शेयर जो हैं वो मार्केट में बेचे जा सकते हैं। इनमें सरकारी जो हस्तक्षेप होता है वह भी प्राइवेट पब्लिक कंपनियों में देखने को मिलता है। और भी मैंने आपको कई सारी जानकारियां दी थी कि कंपनी के नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लगाना अनिवार्य होता है। इसमें एम्प्लॉय की कोई भी सीमा नहीं होती। आप इन सभी बिंदुओं को अपने आंसर पे लिख सकते हैं। आपके इस चैप्टर में, आपके सिलेबस में कोऑपरेटिव कंपनी को विशेष जोर दिया गया है, तो मैंने कोऑपरेटिव कंपनी के बारे में विशेष तरीके से बताया। बाकी मैंने आपका जो डाउट होता है उसके लिए मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के बारे में भी आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा, अपने नोट्स बनाते रहें प्रॉपर। यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट्स आप अपने मन से बनाएंगे तो बेहतर होगा, अपने लैंग्वेज में बनाएंगे तो बेहतर होगा। एग्ज़ाम में आपको खुद के नोट्स समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी बिल्कुल से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के नाम से मेरा वेबसाइट है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी मैं पोस्ट आप वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। और आपकी IMED की जो क्वेश्चन बैंक होती है वो भी मैंने आपको अवेलेबल करा दी है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी बुक क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी किताब नहीं है तो वो भी मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। श्री राधे स्टडीज़, स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, SHRI श्री राधे RAADHA राधे स्टडीज़, इस नाम से मेरी वेबसाइट है। इस पे आप विज़िट करेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक और सभी बुक्स की PDF आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक के बारे में, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। सभी प्रकार की लगभग बैंकों के बारे में हम बात करेंगे जिनसे हमारे जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिएगा मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।